जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 15 आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज के अन्य भाग काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, धान का गंधी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए अंकुरण के समय, ऑप्शन बी फूल आते समय, ऑप्शन सी दूधिया अवस्था पर, ऑप्शन डी कटाई के समय। दोस्तों, धान का गंधी बग यह पौधे की दूधिया अवस्था पर आक्रमण करता है। कब दोस्तों? दूधिया अवस्था पर आक्रमण करता है, या इसे ही कहा जाता है मिल्किंग स्टेज। दोस्तों, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंधी बग का साइंटिफिक नेम क्या है? दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोराइजा। क्या दोस्तों? लेप्टोकोराइजा एक्यूटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसकी हानिकारक अवस्था कौन सी है? दोस्तों, अगर आपसे पूछी जाए इसकी गंधी बग की हानिकारक अवस्था, दोस्तों इसकी हानिकारक अवस्था है निम्फ एंड एडल्ट। क्या दोस्तों? निम्फ एंड एडल्ट, निम्फ तथा प्रौढ़। बहुत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से इसकी अवस्था कौन सी दोस्तों? निम्फ तथा प्रौढ़, या निम्फ एंड एडल्ट, जो कि इसकी हानिकारक अवस्था होती है। और यह पौधे की दूधिया अवस्था या मिल्किंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है लेप्टोकोराइजा एक्यूटा। दोस्तों, हमारा प्रश्न था धान का गंधी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूधिया अवस्था या मिल्किंग स्टेज पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा स्थान किसका दोस्तों? भारत का दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में, इसी के साथ साथ धान के उत्पादन में भी। तो दोस्तों, धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान है चीन का। चीन का कौन सा है? पहला स्थान। धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, और भारत का कौन सा है? दूसरा स्थान है। देखते हैं आन ऑप्शनों को। अमेरिका। दोस्तों, मक्का का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। मक्का का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और इसी के साथ साथ उत्पादन, क्षेत्रफल व उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ है? अमेरिका में है। रूस। दोस्तों, रूस में सूरजमुखी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सूरजमुखी की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? रूस में सबसे ज़्यादा खेती। दोस्तों, हमारा प्रश्न था विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। गेहूं के साथ साथ धान में भी भारत का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है? चीन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन का ह्रास कम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नाइट्रोजन का ह्रास किस जोन में कम होता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइज जोन,
ऑप्शन बी रिड्यूस जोन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जितने भी अमोनिकल उर्वरक हैं उनको किस जोन में डाला जाए जिससे नाइट्रोजन का ह्रास कम हो? दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस जोन में। रिड्यूस जोन में डालने से जो अमोनिकल उर्वरक है उनका नाइट्रोजन का ह्रास कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ऑक्सीडाइज जोन में कौन से उर्वरक डालने चाहिए? दोस्तों इस क्षेत्र में डालने चाहिए नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे ऑक्सीडाइज क्षेत्र जोन का क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कितनी गहराई तक होता है। दोस्तों यह 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक, 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक कौन सा जोन माना जाता है? वो होता है आपका ऑक्सीडाइज जोन। इसके बाद जैसे ही 5 से 10 सेंटीमीटर के आपकी सीमा क्रॉस होती है उसके बाद आपका रिड्यूस जोन स्टार्ट हो जाता है और अमोनिकल उर्वरकों को हम रिड्यूस जोन में ही डालते हैं जिससे नाइट्रोजन का ह्रास कम होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिड्यूस जोन। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4, गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था पर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है? ऑप्शन ए अंकुरण, ऑप्शन बी ग्रांड ग्रोथ फेज, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव स्टेज, ऑप्शन डी पकने की अवस्था पर। दोस्तों गन्ने की वृद्धि के लिए सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था आपसे पूछी जा रही है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेटिव स्टेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मेटिव स्टेज पर हम सिंचाई करते हैं तो गन्ने की सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। यही इसकी कौन सी है? इसे क्रांतिक अवस्था कहा जाता है सिंचाई की। दोस्तों इसे ही कहा जाता है घुटने की अवस्था या नी हाई स्टेज। घुटने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि यह बुवाई के कितने दिनों के बाद आती है? दोस्तों यह बुवाई के 60 से 130 दिनों के बाद, डे आफ्टर सोइंग, या हम कह सकते हैं डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद यह फॉर्मेटिव स्टेज आती है बुवाई के 60 से 130 दिनों के बाद। इस अवस्था पर हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा गन्ने को लाभ होता है और यह गन्ने की कैसी है? क्रांतिक अवस्था है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अंकुरण दोस्तों 0 से 60 दिनों के बाद हम सिंचाई करते हैं अंकुरण अवस्था पर, 0 से 60 डे आफ्टर सोइंग या कह सकते हैं डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ग्रांड ग्रोथ फेज दोस्तों यह कब अवस्था आती है? यह आती है फॉर्मेटिव स्टेज के बाद लगभग 130 दिनों से कब तक? 250 दिनों तक, 250 डे आफ्टर सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग। यहाँ पर भी हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। पकने की अवस्था ये दोस्तों कब आती है? यह आती है 250 से 350 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मित्रों हमारा प्रश्न था गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था पर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है? दोस्तों सिंचाई की क्रांतिक अवस्था वह होती है ऑप्शन सी फॉर्मेटिव स्टेज पर। इसे ही निहाई स्टेज या घुटने की अवस्था भी कहा जाता है जो कि बुवाई के 60 से 130 दिनों के बाद आती है, डे आफ्टर सोइंग या डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में ध्वजपर्ण या फ्लैग लीफ का कितने प्रतिशत योगदान होता है? ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 25%। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में फ्लैग लीफ का लगभग 52% योगदान होता है। किसका दोस्तों? फ्लैग लीफ का। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में 52% योगदान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों इसके लिए आवश्यक पोषक तत्व है फास्फोरस।
पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? फास्फोरस है, जो कि आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख तत्व हम कह सकते हैं कौन सा है? वो है क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और इसके लिए भी आवश्यक पोषक तत्व आपसे पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों इसके लिए है मैग्नीशियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम। दोस्तों हमारा प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण में ध्वजपर्ण या फ्लैग लीफ का कितने प्रतिशत योगदान होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 52%। आइए देखते हैं दोस्तों उसका चित्र। दोस्तों यह है आपका गेहूं का पौधा और इसमें जो ऊपर की पत्ती है, ये चीज ये दिखाई जा रही है, ये आप क्या है? यही आपकी फ्लैग लीफ कहलाती है, जो कि किसके पास है? ओन के पास या बाली के पास है। ये हमारी बाली है, ये हमारी क्या है? फ्लैग लीफ। जो बाली होती है उसी से लगी हुई जो पहली पत्ती होती है वही क्या होती है? वही दोस्तों होती है फ्लैग लीफ। ये रही फ्लैग लीफ आपकी और ये क्या है? आपका बाली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फ्लैग लीफ कौन सी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6, निम्न में मृदा उर्वरता के लिए सबसे अच्छा फसल चक्र है? ऑप्शन ए मक्का तोरिया गेहूं, ऑप्शन बी धान गेहूं लोबिया, ऑप्शन सी धान आलू मूंग, ऑप्शन डी सोयाबीन गेहूं मूंग। दोस्तों मृदा उर्वरता के लिए सबसे अच्छा फसल चक्र वह होगा जिसमें दलहनी फसलों की संख्या ज़्यादा होगी। दोस्तों पहले ऑप्शन में मक्का तोरिया गेहूं है, इसमें कोई भी दलहनी फसल नहीं है। दूसरे ऑप्शन में धान गेहूं लोबिया, इसमें एक दलहनी फसल है। तीसरे ऑप्शन में धान आलू मूंग, इसमें भी एक दलहनी फसल है। ऑप्शन डी में सोयाबीन और मूंग, इसमें कितनी है? 2 दलहनी फसलें हैं। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन गेहूं मूंग। इसमें दलहनी फसलों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन गेहूं मूंग ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन जो है इसमें 20% तेल और लगभग 40% प्रोटीन पाई जाती है। और मूंग हमारी कैसी है? दोस्तों मूंग जो है इसका प्रयोग हम हरी खाद के रूप में भी कर लेते हैं। किसमें दोस्तों? हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग हम कवर क्रॉप के रूप में भी करते हैं। कवर क्रॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न था निम्न में मृदा उर्वरता के लिए सबसे अच्छा फसल चक्र कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोयाबीन गेहूं और मूंग का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7, भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मोठ का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है, जो कि भारत का अकेला ही 85%, लगभग 85% अकेला उत्पादन करता है। किसका? मोठ का अकेला उत्पादन किसका करता है दोस्तों? मोठ का करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है मोठ से संबंधित और कुछ बातें। दोस्तों जो मोठ है यह सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील फसल है। दलहनी जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील, सबसे ज़्यादा कैसा दोस्तों? सूखा सहनशील। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कभी कभी आपसे
एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि जो मोठ है उसका उत्पाद पूछ लिया जाता है या प्रोडक्ट कौन सा है। दोस्तों इसका उत्पाद या प्रोडक्ट है बीकानेरी भुजिया। क्या दोस्तों? बीकानेरी भुजिया। आप सभी ने खाई होगी। बीकानेरी भुजिया किससे बनाई जाती है? मोठ से ही बनाई जाती है और जितनी भी नमकीन होती हैं उसमें मोठ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। पंजाब, दोस्तों पंजाब में गेहूं और धान, गेहूं इसी के साथ साथ किसका? धान, दोनों की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। उत्पादकता, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, जो कि धान और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में है। मध्य प्रदेश का देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट, सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। दालों का उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। देखते हैं अगला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। दोस्तों गेहूं और इसी के साथ साथ गन्ना, गेहूं तथा गन्ना दोनों का ही उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूं तथा गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। हमारा प्रश्न था भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, जो कि पूरे भारत का लगभग 85% अकेला उत्पादन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। दोस्तों इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य ग्रुप में हमारी वीडियो को साझा करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया? ऑप्शन ए अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ऑप्शन बी वर्धा विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इटावा पायलट परियोजना, ऑप्शन डी मारथंडम विकास परियोजना। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इटावा पायलट प्रोजेक्ट। दोस्तों यह कब शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। 1948 किसके द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया? अल्बर्ट मेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है यह प्रश्न। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, इसी को कहा जाता है ग्रो मोर फूड कैंपेन। यह कब चलाया गया था? दोस्तों यह चलाया गया था 1942 में। 1942। कई बार आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ग्रो मोर फूड कैंपेन या अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब चला था? 1942 में। वर्धा विकास कार्यक्रम, दोस्तों यह चलाया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब चलाया गया था? दोस्तों यह चलाया गया था 1937। कब दोस्तों? 1937 में चलाया गया था। पूरी डेट है इसकी 23 अक्टूबर 1937। 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा विकास कार्यक्रम चलाया गया था और यह किससे संबंधित था? शिक्षा योजना से। वर्धा शिक्षा योजना भी इसे कहा जाता है। किससे संबंधित था दोस्तों? ये शिक्षा से। दोस्तों जो वर्धा विकास कार्यक्रम है इसमें शिक्षा में क्या किया जाता था? शारीरिक श्रम होनी चाहिए, हस्तशिल्प होनी चाहिए तथा शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी चाहिए, इस पर विशेष बल दिया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने 1937 में किया था। इसे ही वर्धा विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया था। देखते हैं अगला ऑप्शन, मारथंडम विकास परियोजना। दोस्तों यह किसने चलाई थी? 1928 में स्पेंसर हैच। 1928
1928 में किसने चलाई थी? स्पेंसर हैच। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। स्पेंसर हैच कौन सी परियोजना दोस्तों? मारथंडम विकास परियोजना 1928। दोस्तों हमारा प्रश्न था, निम्न में कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके बाद दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलाया गया। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि कब चला था? 1948 में। किसके द्वारा? अल्बर्ट मेयर जी के द्वारा। बाकी अन्य ऑप्शन, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, यह 1942 में चला था। वर्धा विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ने चलाया, कब? 1937 में। और मारथंडम विकास परियोजना यह कब चली थी? 1928 में। किसके द्वारा? स्पेंसर हैच जी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी कृषि आयोग, ऑप्शन डी जनसंख्या आयोग। दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र, इसे ही केवीके कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों कृषि आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किस पर दोस्तों? कृषि आयोग के सुझाव या सिफारिश पर कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। कब दोस्तों? केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पांडिचेरी। इसे ही अब इसका नया नाम क्या हो गया है? पुदुचेरी। पांडिचेरी या पुदुचेरी, नया नाम पुदुचेरी। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? समिति, अगर आपसे समिति पूछी जाए तो आप समिति बताएंगे मोहन सिंह मेहता समिति। मोहन सिंह मेहता समिति के आधार पर 1974 में पांडिचेरी या पुदुचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके की स्थापना होती है। किस आयोग के सुझाव पर? कृषि आयोग के सुझाव पर। कृषि आयोग की स्थापना कब होती है? सन 1970। कब दोस्तों? 1970 में कृषि आयोग की स्थापना होती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। योजना आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च, कब दोस्तों? 15 मार्च 1950 में। वित्त आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1951। और जनसंख्या आयोग दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 11 मई सन 2000 में। मित्रों हमारा प्रश्न था, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि आयोग के सुझाव पर। और कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन टीएनबी सिस्टम से संबंधित नहीं है? जैसे ही नहीं आपको मिलता है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे या उसे गोले में कर लेंगे, ताकि वह आपकी नज़रों के सामने बना रहे। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए डेनियल बेनोर, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों टीएनबी सिस्टम या इसे ही कहा जाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, इससे संबंधित क्या नहीं है? इससे संबंधित नहीं है पंजाब। देखते हैं अन ऑप्शनों को। डेनियल बेनोर और इन्हीं के एक साथी थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों बास्टन। डेनियल बेनोर और इनके एक साथी, इसका नाम क्या था? बेस्टर। इन दोनों ने मिलकर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम चलाया था। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह भारत में कब चला था? अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तों भारत में यह चला था 1974 में। 1974 में भारत में कब चला दोस्तों? 1974 में चला। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का नागौर जिला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागौर जिला।
दोस्तों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि टीएनबी सिस्टम विश्व में कहाँ पर चला। अगर विश्व की बात की जाए तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले यह तुर्की, और तुर्की का नया नाम क्या हो गया, तुर्कीये। तुर्की या तुर्कीये में सबसे पहले चलाया जाता है। कब चला जाता है, 1973 में। सबसे पहले विश्व में 1973 में चलाया जाता है तुर्कीये में। उसके बाद भारत में कब चला था, 1974 में। कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। किसने चलाया था, डेनियल बेनोर और उनके एक साथी थे बेस्टर। इसीलिए दोस्तों डेनियल बेनोर और बेस्टर ने इनको चलाया था। इसीलिए टीएनबी सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं, बेस्टर और बेनोर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों, बेस्टर एंड बेनोर स्कीम, इसके नाम से भी टीएनबी सिस्टम को जाना जाता है। मित्रों हमारा प्रश्न था, निम्न में से कौन ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम या टीएनबी से संबंधित नहीं है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। बाकी अन्य ऑप्शन जैसे डेनियल बेनोर और बेस्टन, इन्होंने तुर्की में सबसे पहले 1973 में चलाया था। उसके बाद भारत में 1974 में। किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1968 में। दोस्तों अधिक उपज देने वाली किस्म, इसी को ही कहा जाता है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। क्या दोस्तों, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1966 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, क्या कि हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए, हरित क्रांति, इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है ऑप्शन सी 1966 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 12, किस स्थान से गांधी जी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों गांधी जी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, वर्धा से। दोस्तों ये वर्धा है कहाँ पर, यह है महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब की गई थी, अगर आपसे सन पूछी जाए दोस्तों, सन है 1920। कब दोस्तों, 1920 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी, वर्धा महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, वर्धा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी के सभी प्रश्न उनको नोट डाउन कर लेना है, तथा उसके विषय में जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है आपको सभी नोट कर लेनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2004 में, ऑप्शन डी वर्ष 2005 में। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम यह वर्ष 2005 में पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब दोस्तों, 2005 में पारित किया गया। क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम। दोस्तों सूचना का अधिकार को ही हम क्या कहते हैं, आरटीआई भी कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीआई यह किस संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत कार्य करता है। किसके दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत कार्य
करता है। यहाँ पर आपसे फीस भी पूछी जाती है कि आरटीआई के लिए आपको कितनी फीस देनी होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी संस्था के आरटीआई या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए फीस लगती है 10 रुपये। कितनी दोस्तों? 10 रुपये फीस इसके लिए निर्धारित है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, क्या दोस्तों बीपीएल कार्ड वाले हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है, नो फीस। बीपीएल कार्ड के लिए किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2005 में। और यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों, यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत कार्य करता है। इसके लिए कितना शुल्क निर्धारित है? 10 रुपये। और अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14। सेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए घासों का, ऑप्शन बी चुनावों का, ऑप्शन सी बादलों का, ऑप्शन डी पक्षियों का। दोस्तों, सेफोलॉजी में अध्ययन चुनावों का किया जाता है। किसका दोस्तों? चुनावों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। घासों का अध्ययन, दोस्तों घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। एग्रोस्टोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। बादलों का अध्ययन, दोस्तों बादलों का अध्ययन किया जाता है नेफोलॉजी के अंतर्गत, नेफोलॉजी। देखते हैं अगला ऑप्शन। पक्षियों का अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत करते हैं? दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों, हमारा प्रश्न था सेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनावों का। घासों का किसके अंतर्गत करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। बादलों का नेफोलॉजी के अंतर्गत, और पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन ए जेबी बोसिंगर्ट, ऑप्शन बी पुष्करनाथ, ऑप्शन सी रामानुजम, ऑप्शन डी जेबी लिविक। दोस्तों, फील्ड प्लॉट टेक्निक का जनक किसे माना गया है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेबी बोसिंगर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। पुष्करनाथ, दोस्तों पुष्करनाथ ने आलू में, किसमें दोस्तों? आलू में सीड प्लॉट टेक्निक की शुरुआत की थी। किसकी दोस्तों? सीड प्लॉट टेक्निक किसमें अपनाया था? आलू में, सीड प्लॉट टेक्निक। देखते हैं अगला ऑप्शन, रामानुजम। दोस्तों, रामानुजम जी ने आलू में ही, किसमें दोस्तों? आलू में ट्रू पोटैटो सीड की अवधारणा दी थी, ट्रू पोटैटो सीड। जेबी लिविक, दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? जेबी लिविक को फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्या दोस्तों? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? जेबी लिविक को। और इन्होंने एक नियम भी दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम या न्यूनता का सिद्धांत। मित्रों, हमारा प्रश्न था फील्ड प्लॉट टेक्निक का जनक किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेबी बोसिंगर्ट। पुष्करनाथ ने आलू में ही सीड प्लॉट टेक्निक को अपनाया था। रामानुजम जी को, उन्होंने आलू में ट्रू पोटैटो सीड की अवधारणा दी थी। और जेबी लिविक, इन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और इन्होंने एक नियम भी दिया था, इसे लॉ ऑफ मिनिमम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16। निम्न में किस पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। दोस्तों, एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा के नाम से हम
फास्फोरस पोषक तत्व को जानते हैं। किसे दोस्तों? फास्फोरस को। इसी के साथ साथ इसे की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? की ऑफ लाइफ। देखते हैं अन ऑप्शनों को। नाइट्रोजन दोस्तों यह जीव द्रव्य या जर्म प्लाज्म का क्या है? मुख्य अवयव। जीव द्रव्य का मुख्य अवयव है। इसी के साथ साथ क्या है दोस्तों? इसी के साथ साथ यह पर्णहरित का मुख्य तत्व। पर्णहरित का मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व देखते हैं अन ऑप्शन। जैसे पोटास। पोटास क्या करता है दोस्तों? यह फसलों को गिरने से बचाता है। फसलों को गिरने से बचाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या करता है? इसी के साथ साथ यह पौधों में क्या करता है? सूखा प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। सूखा प्रतिरोधकता बढ़ाता है। मॉलिब्डेनम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह क्या करता है? मॉलिब्डेनम जितनी भी दलहनी फसलें हैं, क्या दोस्तों? जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन या स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? वह है आपका मॉलिब्डेनम। मित्रों हमारा प्रश्न था निम्न में किस पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस, और इसे की ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 17। कपास में क्रिंकल लीफ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लोहा की विषालुता के कारण, ऑप्शन बी जिंक की विषालुता के कारण, ऑप्शन सी मैग्नीज की विषालुता के कारण, ऑप्शन डी बोरान की विषालुता के कारण। दोस्तों कपास में क्रिंकल लीफ रोग यह मैग्नीज पोषक तत्व की विषालुता या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टॉक्सिसिटी। क्या दोस्तों? टॉक्सिसिटी। अगर किसी भी पोषक तत्व को हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में डाल दें तो वह टॉक्सिक हो जाता है। उसे ही कहा जाता है विषालुता। देखते हैं अन ऑप्शनों को। लोहा की विषालुता के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसके कारण होता है धान में ब्राउनिंग रोग। धान का ब्राउनिंग रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान का ब्राउनिंग रोग। दोस्तों बोरान पोषक तत्व की विषालुता के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? इसके कारण हो जाता है ऊतक क्षय। ऊतक क्षय। इसी के साथ साथ अगर ऊतक क्षय होता है इसके बाद क्या होता है? जो शीर्ष कलिका होती है वो कैसी हो जाती है? शीर्ष कलिका आपकी पीली हो जाती है। एपिकल बड या शीर्ष कलिका कैसी हो जाती है? वो आपकी पीली पड़ जाती है। पीली। मित्रों हमारा प्रश्न था कपास में क्रिंकल लीफ रोग किसके कारण होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीज पोषक तत्व की विषालुता या टॉक्सिसिटी के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 18। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मृदा में लगभग कितने प्रतिशत सिलिका होती है? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 8%। दोस्तों मृदा में लगभग 27% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 27% किसकी मात्रा? सिलिका की। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 46% दोस्तों 46% पाई जाती है ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी दोस्तों? ऑक्सीजन। देखते हैं अगला ऑप्शन 5% दोस्तों 5% मृदा में पाया जाता है आयरन या लोहा, आयरन। और 8% दोस्तों यह एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, एल्यूमिनियम। मित्रों हमारा प्रश्न था मृदा में लगभग कितने प्रतिशत सिलिका होती है?
उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27%। यह प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में आपसे पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19। कैल्शियम साइनामाइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 26%, ऑप्शन डी 46%। दोस्तों कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 21%। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न आपसे भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। दोस्तों जो कैल्शियम साइनामाइड है यह कैसा उर्वरक है? यह है एमाइड उर्वरक। कैसा दोस्तों? एमाइड उर्वरक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एमाइड उर्वरक आपका और कौन सा है? वो है आपका यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यह भी आपका कैसा है? एमाइड उर्वरक है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 16% नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों 26% या 25% दोनों की दोनों मात्राएं यह पाई जाती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में। इसे कैन कहा जाता है, जो कि उदासीन उर्वरक होता है। जो भारत में पाया जाता है वो 25% ग्रेड पाया जाता है और विश्व में 26% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में, और यह उदासीन उर्वरक माना जाता है। और कैन को ही हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं, किसान खाद, और इसे ही हम कहते हैं सोना खाद। किसान खाद और सोना खाद दोनों के नाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन को हम किसान खाद या सोना खाद के नाम से जानते हैं, जो कि कैसा है? उदासीन उर्वरक है। उदासीन। मित्रों हमारा प्रश्न था कैल्शियम साइनामाइड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? उसका सही आंसर 21%। और कैल्शियम साइनामाइड कैसा है? एमाइड उर्वरक है। एमाइड उर्वरक आपका यूरिया भी है, जिसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। मित्रों इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20। भारत यूरिया गोल्ड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 37%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 40 किलोग्राम। दोस्तों भारत यूरिया गोल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 37% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किसकी दोस्तों? 37% नाइट्रोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 17% इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? 17% इसमें पाया जाता है सल्फर की मात्रा। सल्फर कितनी पाई जाती है? 17%। और 46% क्या है दोस्तों? 46% जो है साधारण यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। साधारण यूरिया में किसकी मात्रा है दोस्तों? नाइट्रोजन की। 40 किलोग्राम क्या है दोस्तों? जो भारत यूरिया गोल्ड है इसका अगर वजन जो देखा जाए कितना है, यह 40 किलोग्राम के बैग में आएगा। वजन कितना है इसका दोस्तों? 40 किलोग्राम। जो भारत यूरिया गोल्ड है यह कैसा है? यह सल्फर कोटेड यूरिया है। सल्फर कोटेड यूरिया, जैसे आपका नीम लेपित यूरिया था ऐसा ही आपका बनाया गया है सल्फर कोटेड यूरिया, जो कि जल्द ही मार्केट में आपको दिखेगा। और इसका वजन कितना होगा? वजन इसका होगा 40 किलोग्राम, जिसमें नाइट्रोजन पाई जाएगी 37% और सल्फर कितनी? 17%। दोस्तों यह जो है किसके सहयोग से आएगा दोस्तों? यह आएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? दोस्तों यह आएगा प्रधानमंत्री भारतीय
जन उर्वरक परियोजना, जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा होगा? सल्फर कोटेड यूरिया होगा। यहाँ पर इसका प्राइस भी रखा गया है। इसका प्राइस कितना है? रेट, अगर रेट की बात की जाए दोस्तों, यह मार्केट में कितने रुपए में मिलेगा? ये आपको मिलेगा किसान भाइयों को 266 रुपया 50 पैसे में, 266 रुपये 50 पैसे में आपको मिलेगा। मित्रों, हमारा प्रश्न था भारत यूरिया गोल्ड में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? दोस्तों, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 37% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाएगी। और ये वो कैसा है? सल्फर कोटेड यूरिया है, तो इसमें सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 17%। और इसका वजन कितना होगा? 40 किलोग्राम के बैग में यह पाया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के द्वारा मार्केट में मिलेगा। और इसका रेट कितना है? रेट है 266 रुपया 50 पैसा। मित्रों, उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। इसी के साथ साथ आपको सभी प्रश्न भी समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।